मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। पहले क्लास में हमने 35 क्वेश्चंस किए थे। आज दूसरी क्लास है। आज 36 क्वेश्चन से हम नया क्लास करेंगे। चलिए देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं, आपके अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि कौन से कथन राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के लिए सही है। यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, तो ये सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इनफोर्सेबल नहीं है, ये भी सही है। इनफोर्सेबल मतलब आप उसको सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करके नहीं कह सकते कि ये कानून लागू होना चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट क्या है, FR क्या है, FR इनफोर्सेबल और जस्टिसेबल दोनों है। ठीक है, वो बाध्यकारी भी है और उनको लागू भी किया जा सकता है, वो न्यायकारी भी है। लेकिन ये जो DPSP है वो इनफोर्सेबल नहीं है। राज्य चाहे तो कानून बनाए, चाहे तो ना कानून बनाए इनको, इनकी गाइडलाइंस लेकर, तो दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? कौन से में पर्यावरण संरक्षण पाया जाता है और उसका संवर्धन पाया जाता है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में पाया जाता है। किसमें? 48A में, आर्टिकल 48A में पाया जाता है। और जानते हैं आप हमारे ड्यूटीज में जो 51A में है उसमें भी पाया जाता है। तो 11 मूल कर्तव्य हैं उसमें भी पाया जाता है पर्यावरण संरक्षण। मूल कर्तव्य 44th अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए थे मूल संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन ए परमादेश या मैंडेमस, अधिकार परीक्षा, को वारंटो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस या प्रतिषेध प्रोहिबिशन। व्यक्तिगत, अगर इसमें क्या आंसर होगा? इसमें आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्यों होगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अगर आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधा बना के आपको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और बताना होगा जो आपकी गिरफ्तारी है वो वैलिड है या नहीं। अगर इनवैलिड गिरफ्तारी की गई है, कानून के अनुसार गिरफ्तारी नहीं की गई है, तो उस इंसान को छोड़ देना होगा। ठीक है, ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाधियों का निषेध अनुच्छेद, इसमें मिलाना है कि कौन सा कथन, इसमें सही मिलान करना है। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 29, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 21A, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण आर्टिकल 18, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 26। तो उपाधियों का निषेध किस में होगा? 3 में होगा। तो A का क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता क्या होगी? जैसे कि हम जानते हैं FR में 25 to 28 क्या है? रिलीजन से संबंधित फंडामेंटल राइट है। P होगा 4। P क्या होगा? अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किसमें है? 29 और 30 में अल्पसंख्यक भाषा का संरक्षण और संस्कृति का संरक्षण होता है, ये C होगा 1। और शिक्षा का अधिकार किसमें है? 21A। D क्या होगा? तो 3 4 1, ये 3 4 1 2 D, ऑप्शन D जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? इसमें बताना है कि कौन सा जो हम लोग का फंडामेंटल राइट है वो राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता है। देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता, ये कौन सा फंडामेंटल राइट है? ये फंडामेंटल तक अधिकार है 19 में पाया जाता है। ठीक है,
व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, ये कौन सा फंडामेंटल राइट है? ये आर्टिकल 21 है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आर्टिकल 19 का अधिकार। वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी क्या आर्टिकल 19 का अधिकार। जब भी आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 358 द्वारा आर्टिकल 19 अपने आप स्थगित हो जाता है। ठीक है, अपने आप स्थगित हो जाता है जब भी आपातकाल लगता है। तो उसके बाद आर्टिकल 359 द्वारा राष्ट्रपति और सारे फंडामेंटल राइट्स को स्थगित कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। लेकिन आर्टिकल 21 जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को नहीं खत्म किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मानव के दुर्व्यापार तथा बाल श्रम का प्रतिषेध, आर्टिकल 23, ये सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ये भी सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये गलत है क्योंकि ये किसमें होगा? ये आर्टिकल 30 में होगा। 29 और 30 अल्पसंख्यक के लिए है और शिक्षा संस्थाओं के लिए आर्टिकल 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पर विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 39, 44वां या 42वां या 40वां? कौन सा संशोधन होगा? संशोधन 44 मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई की सरकार थी और ये आता है 1978 में। ठीक है, 44वां संशोधन आता है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति को कोई बिल या कोई भी संशोधन सही नहीं लग रहा है तो वो वापस भेज सकते हैं मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद उसमें बिना कोई सुधार किए वैसे ही सेम टू सेम भेज दे राष्ट्रपति को, या सुधार करके दोबारा फिर से वही बिल भेज दे, तो उसको राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, उस पर साइन करनी पड़ेगी। ये मोरारजी देसाई की सरकार में आया था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? अब इसमें बताते हैं धन विधेयक क्या है। धन विधेयक 110 में आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा पहले, और राज्यसभा में उसके बाद पेश किया जाता है। लेकिन अगर राज्यसभा 14 दिन तक उस पर कोई भी अपना सहमति नहीं देती है तो उसको मान लिया जाएगा कि वो राज्यसभा से भी पास हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है? पहला तो गलत हो गया। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकार कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ही बताता है कि धन विधेयक कोई बिल है या नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ही ये बताता है, ये सही हो गया। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारात भेजा जाना आवश्यक है। यहाँ 14 लिख दिया, यहाँ होगा 14। ठीक है, 14 दिन के अंदर, बिल्कुल, अगर 14 दिन के अंदर नहीं लौटाया गया तो मान लिया जाएगा कि वे बिल जो धन विधेयक है वो राज्यसभा से भी पास हो गया है। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर क्या है? डी, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पर विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, बिल्कुल नहीं लौटा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर इसका सही ऑप्शन क्या है? ए। कथन ए, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। इसमें बताना है, कथन और कारण दिया है कि भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। नहीं, राज्यसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी नहीं होती, केवल और केवल लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती। ठीक है, क्योंकि लोकसभा कार्यपालिका है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। बिल्कुल, लोकसभा के भी सदस्यों को बनाया जा सकता है, राज्यसभा के सदस्य बनाया जाता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह,
श्री मनमोहन सिंह जब नहीं रहे, वो राज्यसभा के ही सदस्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? प्राण एवं दैहिक, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 24 या आर्टिकल 25? का सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें बता देते हैं आर्टिकल 22 क्या है? गिरफ्तारी। अगर गिरफ्तारी गलत तरीके से की जा रही है तो गिरफ्तारी के है। आर्टिकल 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 25 क्या है? धर्म से संबंधित अधिकार है। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो कथनों में से कौन से कथन सही है? ये लोक लेखा समिति जो है, लोक लेखा समिति जो है उसमें 22 सदस्य होते हैं। 22, 15 जो होंगे लोकसभा से होंगे और 7 जो है राज्यसभा से होंगे। इसमें कहीं भी उद्योग तथा व्यापार आया? नहीं आया। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। इसके कारण, उद्योग तथा व्यापार के कारण। अगर जहां उद्योग तथा व्यापार नहीं होता, ये कथन सही हो जाता। तो इसमें आंसर क्या होगा? केवल एक, ए। आगे, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य व संघ सूची, संघ व संवर्ती सूची। किस सूची पर जारी कर सकता है? राष्ट्रपति जो है केवल संघ और संवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य सूची पर वो कोई अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। ठीक है, राज्य सूची पर वो कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल क्या है? 123, 123 होता है अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में यह उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। ये गलत हो गया। 450 नहीं 500 होता है। 450 नहीं 500 होता है विधानसभा। इस स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। बिल्कुल, विधानसभा में 25 चाहिए रहती है। 25 वर्ष की आयु हो तभी आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं या लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव में खड़े हो सकते हैं। इसमें कौन सा कथन सही होगा? ये गलत हो गया, 500 चाहिए। ये सही हो गया तो केवल 2, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? अभी मैंने बताया 1, 2, आर्टिकल 1, 2। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? जब या तो दोनों सदन सत्र में ना हो, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सत्र में ना हो, या लोकसभा सत्र में ना हो या राज्यसभा सत्र में। ठीक है, तो अब कौन सा ऑप्शन बचा? तब दोनों सत्र में है। अगर दोनों सत्र में है तब राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। लिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति प्राप्त नहीं रखते हैं? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार। बिल्कुल साथ करते हैं, बिल्कुल न्यायाधीश ही करते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार। ये गलत है। वो पार्लियामेंट जो है कानून बनाकर कुछ परिवर्तन कर सकती है। पार्लियामेंट कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अधिकारों में संशोधन कुछ कर सकती है। राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, आर्टिकल 75। संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसका सत्रावसान करने का, ये भी अधिकार है। आंसर सी होगा, इसका सी होगा। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर अध्यादेश जारी कर सकता है? 3 बार बता चुके हैं। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे बढ़, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र होने के बाद कितने समय में पास करवाना चाहिए? राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसकी वैलिडिटी 6 माह तक होती है। ठीक है, वैलिडिटी उसकी 6 माह तक होती है, लेकिन जब तक संसद सत्र में नहीं है,
कोई भी एक सदन सत्र में आ गया और उसको तब 6 सप्ताह के अंदर पारित करना पड़ता है। संसद जब सत्र में आ गई तो 6 सप्ताह के अंदर अगर पारित कर दिया गया तभी उसका अध्यादेश वैलिड रहेगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। अगर पारित नहीं हुआ वो अध्यादेश तो इनवैलिड हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक, व्यक्ति। अब अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। कानून बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेटिव का। लेजिस्लेटिव का काम है ये, तो कौन सा अधिकार हुआ ये? लेजिस्लेटिव, विधायी अधिकार हुआ। ऑप्शन ए। अध्यादेश जारी सेम टू सेम। संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में सिंपल से है कि पार्लियामेंट, संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत। इलेक्टिव और नॉमिनेटेड दोनों सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति। लोकसभा सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। विधानसभा के सदस्यों का कोई काम नहीं होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो कौन सा भाग नहीं लेता है? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया उपराष्ट्रपति के? आर्टिकल 61 में क्या है? इम्पीचमेंट है, महाभियोग। ये इम्पीचमेंट किसके लिए है? ये राष्ट्रपति के लिए है, ठीक है। आर्टिकल 61 में महाभियोग लगाया जाएगा। आर्टिकल 71 में अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है, उसका न्याय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। आर्टिकल 71 में ये है। अब आर्टिकल 63, आंसर बी, आर्टिकल 63 में है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 79 क्या है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत। राष्ट्रपति को सलाह व सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 74। राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी कि नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति जो है 75 में है और उसकी सलाह सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये आर्टिकल 74 में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा आंसर सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं? ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। कौन स्वतंत्रता की बात करते हैं? तो हमको पता है फंडामेंटल राइट 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार बात करते हैं। का अधिकार आर्टिकल 19 है, समान 19 to 21। समानता का अधिकार 14 to 18 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? 25 to 28। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? 23-24। दो अधिकार होते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। एक 23 अधिकार है, उसमें कहता है कि बलात् श्रम नहीं करवा सकते बच्चों से, ठीक है। 24 में बोलता है कि बलात् श्रम नहीं करवा सकते बच्चों से, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार की कोई इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता है। केवल और केवल टीवी इंडस्ट्री या एक्टर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं सब, उसमें भी बहुत सारे नियम होते हैं। और आर्टिकल 23 क्या है? आर्टिकल 23 में मानव ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, व्यापार, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महान्यायवादी चुने जाने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में है। किस आर्टिकल में है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। और भारत का नागरिक हो, सही है। कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय की वकालत की हो, सही है। एससी का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही है। 10 वर्ष तक किसी जिला कोर्ट में न्यायाधीश हो, जिला कोर्ट का कोई मतलब नहीं है महान्यायवादी बनने, ये गलत है, ठीक है। कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है।
राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, सभापति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। और ये दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है तो राष्ट्रपति को देगा। जैसे कि अभी एक करंट अफेयर क्या है कि जगदीप धनखड़ जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने हेल्थ इश्यूज से, राष्ट्रपति थे, वो हेल्थ इश्यूज से राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दिया है। ठीक है, तब चुनाव होगा 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर की जो सीट खाली हुई है उसको भरा जाएगा। राष्ट्रपति पद जो जगदीप धनखड़ ने साइन कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष, किसे प्रदान किया गया है? अभी मैंने बताया कि नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है मंत्रियों की प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। क्या आंसर होगा? ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर? अब अगर जैसे राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगा? राज्य सूची पर तो केवल विधानसभा कानून बना सकती है ना। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि ऐसी कौन सा अनुच्छेद है के तहत केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार मिल जाए। देखते हैं, आर्टिकल 81 या आर्टिकल 108 या आर्टिकल 249 या आर्टिकल 331। तो आर्टिकल 249 के तहत अगर राज्यसभा को या केंद्र को यह लगता है कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो वह राज्यसभा में 2/3 बहुमत से बिल पास करवा के केंद्र सरकार को कह सकती है वो की राज्य सूची पर कानून बना दे। ठीक है, केंद्र सरकार को कह सकती है राज्य सूची पर कानून बना दे जब राज्यसभा से 2/3 बहुमत से बिल पारित हो जाए अगर इस विषय पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे या उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति? की अध्यक्षता करेंगे लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। सही सुमेलित करना है। उपराष्ट्रपति के पद की अवधि सत्र सत्रावसान, तो उपराष्ट्रपति के पद की अवधि होगा 67, ए का 4। ठीक है, अब यहाँ लेकिन सी देख लेते हैं, भारत के महान्यायवादी, ये 2 हो जाएगा, सी का 2। अब देखते हैं ए 4 और सी 2, यानी सी सही हो जाएगा। आपको जरूरी नहीं कि सारा आपको याद ही होना चाहिए, अगर 1-2 भी याद है मैच द कॉलम में ये सही हो जाता है। लेकिन अगर आपको सारा याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 1-2 भी याद है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सही हो सकता है। आंसर क्या होगा? सी। आगे बढ़ते हैं, संसद में गण पूर्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, कोरम नहीं पूरा होगा ना तो वहां सदन नहीं बैठेगी। कोरम कितना होता है? किसी भी सदन का कोरम होता है 1/10। अगर 1/10 सदस्य नहीं आए हैं वहां सभा नहीं होगी। इसलिए गणपूर्ति के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 100 में है। आर्टिकल 100 में है। संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। कौन निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभा, या चाहे वो राज्य की विधानसभा हो चाहे वो यूटी की विधानसभा हो, के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा, यूटी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते। तो कौन भाग नहीं लेता है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद का राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई पार्टिसिपेट नहीं होता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से सही को सुमेलित कीजिए। अब इसमें बताना है, इसमें मैच द कॉलम फिर से करना है। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 में है, ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 कहाँ है? यहाँ है। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल, बस सही, ये बी ऑप्शन होगा। मिला लेते हैं सारा। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा आर्टिकल 56। राष्ट्रपति के सत्र सत्रावसान, रिटर्न की शक्ति क्या होगा? आर्टिकल 85। राष्ट्रपति की सेवा शर्तें आर्टिकल 59। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 55 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख? 55 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति, अभी एक राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ठीक है। 55 में क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61। अध्यादेश 123 आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट में परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति 140। राष्ट्रपति चाहे तो किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे, चाहे ना दे। राष्ट्रपति चाहे तो सलाह को माने, चाहे ना माने। ठीक है, नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित? महाभियोग आर्टिकल 51, 57, 61 या 65? ये लिखित है आर्टिकल 61 में। संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। अगर दोनों शब्दों में 2/3 बहुमत से ये महाभियोग पारित हो गया, राष्ट्रपति को अपने पद का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही वीडियो सीरीज सिलेक्शनपुर पर चलती रहेगी, और आगे देखने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।